नमस्कार बच्चों, क्या आप मेरे साथ बोर्ड पर लिखे हुए इन अंकों को देख पा रहे हैं? ये जो अंक लिखे हुए हैं, इन अंकों से हम क्या समझ पा रहे हैं? जब मैं इन अंकों को देखती हूँ तो ये सभी अंक केवल कुछ नंबर्स को हमें बता रहे हैं। जहाँ पर 312 लिखा हुआ है, 318 लिखा हुआ है, 217 लिखा हुआ है, 258 है, ये सारे अंक अपने आप में केवल हमें एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नंबर को बता रहे हैं, पर अभी इन बिखरे हुए अंकों से हम कोई भी मायने नहीं निकाल पा रहे। हम इन अंकों को समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में ये अंक हमारे सामने क्यों हैं। अब इन अंकों को दोबारा देखिए। जब हम इन अंकों को दोबारा देखते हैं तो अब हमें इस एक छोटे से टेबल से यह समझ में आता है कि यह अंक पिछले 7 दिनों में भोपाल शहर में कोरोना मरीजों की संख्या को व्यक्त कर रहे हैं। अब यह संख्याएं या यह नंबर हमें किसी ना किसी तथ्य की तरफ या किसी ना किसी मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट की तरफ ले जा रहे हैं। जब अंक हमें कुछ चीज़ों को बताने लगें तब वे सभी अंक समंक बन जाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम डाटा कहते हैं। बच्चों, किसी देश में बढ़ती हुई जनसंख्या या फिर वहाँ निर्धनता की समस्या, उत्पादन में कमी, स्वास्थ्य स्तर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ की आर्थिक समस्याओं की ओर इशारा करती हैं। और जब इन सभी समस्याओं के समाधान की बात आती है तो इनका समाधान तब संभव है जबकि हमें इन समस्याओं के बारे में विधिवत जानकारी हो, यानी जब हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, उनकी जानकारी हमारे पास आंकड़ों के रूप में हो, तब शायद हम इस समस्या का समाधान विधिवत ढंग से कर पाएंगे। जैसे कि अब हमने देखा, यही सभी समस्याओं के संबंध में जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे हमें पता लगता है कि अगर हमने एक देश को इमेजिन किया तो उस देश में जनसंख्या भी बढ़ रही है, साथ ही साथ निर्धनता भी बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन का स्तर गिर रहा है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर भी नीचे की तरफ आ रहा है। ये इन सभी आर्थिक समस्याओं के आंकड़े हमें प्रदर्शित करते हैं। और जब समंक किसी अर्थव्यवस्था की समस्या से जुड़ जाते हैं और उन समस्याओं के समाधान में मदद करने लगते हैं, तब वे सांख्यिकी का रूप ले लेते हैं। तो सांख्यिकी का अर्थ ही होगा समंकों का विज्ञान। ये वे तकनीक हैं जो अंकों के माध्यम से किसी भी प्रकार की समस्या को तथ्यों के रूप में जानने या तथ्यों को अंकों के रूप में जानने, उनको समझने और उनके आधार पर किसी न किसी प्रकार की समस्या के समाधान में मदद करते हैं। अगर हम कल्पना करें कि किसी एक कक्षा में किसी एक विद्यार्थी की आयु 16 वर्ष है, अगर केवल यही एक लाइन हमारे पास है तो हम इसके कोई भी मायने नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब हम कक्षा के सभी विद्यार्थियों की आयु के बारे में जानकारी लेते हैं और उन सभी विद्यार्थियों की आयु को विधिवत लिख लेते हैं, तब हम इनमें आपस में तुलना कर सकते हैं। तब हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि किसी निश्चित कक्षा में विद्यार्थियों की आयु का समूह क्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंकड़ों के लिए तथ्यों का सामूहिक होना अनिवार्य है, यानी वही सारे अंक समंक कहलाएंगे जो समूह के रूप में व्यक्त किए जा सके। एक और चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे गरीबी, ईमानदारी, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, क्या इन सभी को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं? शायद हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुणात्मक कथन है और गुणात्मक कथन संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब इन्हें संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो इन्हें हम समंक नहीं मानेंगे। यहाँ एक उदाहरण और हम देखते हैं। जैसे अगर हम कृषि क्षेत्र में जाएं तो कृषि क्षेत्र में
कृषि का उत्पादन एक निश्चित समयावधि में कितना हुआ है, यह वहाँ की जलवायु, सिंचाई व्यवस्था, बीज, खाद, वर्षा और कृषि करने के तरीके शायद इन पर निर्भर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो वे आंकड़े कई प्रकार से प्रभावित होते हैं और बदल भी जाते हैं। तो अगर मेरा आपसे एक प्रश्न हो कि यहाँ से यानी भोपाल से इंदौर की दूरी कितनी है, और आपका उत्तर अगर आता है 250 किलोमीटर, किसी दूसरे बच्चे ने मुझे उत्तर दिया 300 किलोमीटर, कोई अगला बच्चा मुझे कहता है कि 210 किलोमीटर, तो ये सब अंदाजे हैं। जब हम अंदाज़ों में संख्या को बताते हैं तो यह शुद्ध नहीं होंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि समंक शुद्ध होना आवश्यक है। दो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों की ऊंचाई को बता रहे हैं। जब हम इन दोनों व्यक्ति की ऊंचाई की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि राम श्याम से ज़्यादा लंबा है, यानी उसकी ऊंचाई श्याम से थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों की तुलना कर पाना संभव हो रहा है। जहाँ राम की ऊंचाई 5 फुट 2 इंच, वहीं श्याम की ऊंचाई 5 फुट है। तो हमें इस बात का पता चल रहा है कि राम श्याम से ज़्यादा ऊंचा है। तो समंक एक और अपनी विशेषता लिए हुए हैं और वह यह है कि समंक वही होंगे जिनकी तुलना करना संभव है। बच्चों, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आपकी तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा क्यों होती हैं जबकि आपकी साल भर की वार्षिक परीक्षा हम लेते ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम यूँ कह सकते हैं कि हम वार्षिक परीक्षा के पहले आपको 3 माह के अध्ययन के स्तर पर, 6 माह के अध्ययन के स्तर पर एक बार परीक्षित करना चाहते हैं कि वहाँ हमने क्या सीखा, और इन तिमाही परीक्षा परिणामों और अर्धवार्षिक परीक्षा परिणामों के आधार पर और उसके आगे वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर हम आपका पूरा वार्षिक परीक्षा परिणाम व्यक्त करते हैं। तो समंकों की भी एक विशेषता यह होगी कि वह किसी न किसी प्रकार से पूर्व उद्देश्य या निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो। जैसे अगर हम किसी एक फैक्ट्री में वहाँ के श्रमिकों की आय के संबंध में अंक इकट्ठे करते हैं तो हमें यह जानना आवश्यक होगा कि हमने आय संबंधी आंकड़ों को क्यों इकट्ठा किया। यहाँ जब क्यों का प्रश्न आता है तो इसका उत्तर वही अनुसंधानकर्ता दे सकता है जिसने यह आय संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए हैं। इसका एक और व्यवस्थित उदाहरण हम बजट के रूप में देखते हैं, और बजट भी सरकार कहीं ना कहीं पूर्व निश्चित उद्देश्यों के तहत बनाती है। बच्चों, यहाँ पर हमने जितने उदाहरणों को देखा, ये सभी अगर आप ध्यान से देखें तो हमें समंकों की विशेषताएं बताती हैं, और जब हम सभी विशेषताओं को ध्यान से देखते हैं तो हम पता लगा पाते हैं कि सभी संख्याएं समंक नहीं होती जबकि सभी समंक संख्याएं होती हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि सभी लिखी हुई संख्याएं समंक नहीं मानी जाएंगी, लेकिन जितने लिखे हुए समंक हैं वे सभी संख्याएं हो सकती हैं। बच्चों, कल्पना कीजिए एक विद्यालय है और विद्यालय की प्राचार्य अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति जानना चाहती हैं और विगत 3 माह में बच्चों की उपस्थिति क्या रही, ये इस बात से अवगत होना चाहती हैं। वह अपने विद्यालय के सभी कक्षा अध्यापकों को निर्देशित करती हैं कि वे उनके कक्षा में उपस्थित बच्चों की उपस्थिति की जानकारी उन्हें दें, और जब सभी कक्षा अध्यापकों द्वारा यह जानकारी आंकड़ों के रूप में उनके पास प्रस्तुत की जाती है, तब यही आंकड़ों की प्रस्तुति इकट्ठा होकर आंकड़ों का संग्रह कहलाती है। और जब यह आंकड़े
इकट्ठा होकर कहीं संकलित हो जाते हैं तो इन्हें हम आंकड़ों का संकलन कहते हैं। इसी परिवेश में अगर हम देखें कि अगर वही विद्यालय की प्राचार्य अपने विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खेले गए कई जो क्रीड़ा प्रोग्राम है उसके तहत अगर वो बाहर खेले गए कई मैचेस की जानकारी लेना चाहती हैं और वह यह चाहती हैं कि उन्हें इस बात का पता चले कि उनके विद्यालय में कितने विद्यार्थी कितने खेले गए मैचों में से कितने मैचों को जीत चुके हैं, तो इसके लिए वो शायद अपने विद्यालय के जो क्रीड़ा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगी और उनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वे इस बात का पता लगा पाएंगी कि उनके विद्यालय के कितने विद्यार्थियों ने कितने मैच जीते हैं। तब यही आंकड़ों का संकलन कहलाएगा। बच्चों, इस चित्र को देखने से आप क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस सर्कल के अंदर हैं और कुछ लिखी हुई चीज़ें इस सर्कल के बाहर हैं। जब हम सर्कल के अंदर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शोधकर्ता अपनी शोध के संबंध में सारे आंकड़ों को या तो खुद के शोध पत्र से या तो खुद के प्रतिवेदन से या अन्य प्रकार से स्वयं इकट्ठा कर रहा है और यह स्रोत संस्था के अंतर्गत ही प्राप्त हो रहे हैं। जब उसे कुछ और जानकारियां चाहिए हैं और ये जानकारियां जब उस संस्था में उपलब्ध नहीं है तो वो संस्था के बाहर से इन जानकारियों को इकट्ठा करता है। यहाँ हमने सर्कल के अंदर के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र और सर्कल के बाहर के क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र माना है। तो जब जानकारियाँ हमें इस घेरे के अंदर से प्राप्त हो रही हैं तो यह आंतरिक स्रोत कहलाएगा और जब हम इन जानकारियों को इस सर्कल से प्राप्त नहीं कर पा रहे तब वह इसके बाहरी स्रोत कहलाएंगे। तो जब शोधकर्ता जानकारियों को संस्था के बाहर से प्राप्त करता है, जैसे प्रकाशित सूचनाएं, समाचार पत्र में प्रकाशित सूचनाएं, सरकार के द्वारा समय समय पर प्रकाशित सूचनाएं, जब इनसे वह जानकारियां प्राप्त करता है तो यह आंकड़ों को संग्रहित करने के बाहरी स्रोत कहलाते हैं। बच्चों, पहले चित्र में हम ये देख रहे हैं एक किसान जो अपने फसल के संबंध में जानकारी एक अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध करा रहा है। वहीं दूसरे चित्र में हम यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं है, बल्कि वह किसी किसान या किसानों के समूह पर जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह किसी प्रकाशित स्रोत से प्राप्त कर रहा है। जब हम पहले चित्र पर आते हैं तो हम यह समझ पा रहे हैं कि यहाँ अनुसंधानकर्ता प्रथम बार आंकड़ों का संग्रह कर रहा है या अपनी जानकारी प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर रहा है और यह वह मौलिक जानकारी है जो हमें समंकों के रूप में सर्वप्रथम प्राप्त हो रही है। जब हम सभी तथ्यों को समंकों के रूप में प्रथम बार इकट्ठा करते हैं, मौलिक रूप में इकट्ठा करते हैं, तब वे प्राथमिक समंक कहलाते हैं, जिसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और जब हम समंकों को किसी प्रकाशित स्रोत से जो पहले से ही कहीं या किसी माध्यम से इकट्ठे किए जा चुके हैं, इनके माध्यम से हम अब इन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं या इनके आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यह द्वितीयक समंक कहलाते हैं। बच्चों, अगर हम किसी एक विद्यालय के संदर्भ में, वहाँ के विद्यार्थियों के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं तो यहाँ जानकारी इकट्ठा करना सरल होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का समूह एक छोटा समूह है। लेकिन जहाँ पर हम यह जानकारी किसी एक शहर के सभी विद्यालयों के संदर्भ में चाहते हैं तो वहाँ यह आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और प्रथम स्थिति में तो हम आंकड़ों को या सारे बच्चों से बात करके जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर छात्रों की संख्या सीमित है। तो जब हमने छात्रों से
स्वयं संपर्क कर जानकारी को इकट्ठा किया। प्रत्यक्ष रूप से हमने कोई एक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किया तो यह आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। लेकिन जब आंकड़े इतने ज़्यादा हों कि उन्हें पर्सनली कलेक्ट कर पाना, पर्सनली उनको इन्वेस्टिगेट कर पाना संभव ना हो, तब हमें यहाँ दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेनी होती है, जिसे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, या फिर यह अप्रत्यक्ष अनुसंधान कहलाएगा। अप्रत्यक्ष अनुसंधान के अंतर्गत कभी आपने यह देखा है कि जब हम टीवी पर समाचार देख रहे होते हैं, वे समाचार हमारे पास तक कैसे आए हैं? क्या वह सभी समाचार जो अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में हैं, क्या एक समय में ही हमारे पास आ गए हैं? क्या एक न्यूज़ पढ़ने वाले व्यक्ति ने ही हमें वो उपलब्ध करा दिए हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यहाँ पर जो सूचनाएं या समाचार हमारे पास आती हैं, वे सभी संवाददाताओं के द्वारा आती हैं। तो जब संवाददाता यह समाचार हमारे पास तक पहुँचाते हैं, तो ये सभी सूचनाएं प्राप्त करने का एक अलग तरीका हो सकता है। इस प्रकार जब हमारे पास समंक अलग अलग विधियों से आते हैं, तो जब हम प्रत्यक्ष इन्वेस्टिगेशन खुद करते हैं, तब यह प्रत्यक्ष अनुसंधान रीति कहलाती है। और जब बहुत बड़ा समूह है और हम किसी व्यक्ति की सहायता से यह अनुसंधान पूरा कर पाते हैं, तब यह अप्रत्यक्ष अनुसंधान कहलाता है। और जब अलग अलग क्षेत्रों में हमारे द्वारा नियुक्त संवाददाता हमें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, तो वह इसकी तीसरी रीति होती है। बच्चों, क्या आपने कभी इस प्रकार का कोई प्रारूप देखा है? क्या आपने किसी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी जानकारी को इस प्रारूप में भरकर दिया है? आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रकार की जानकारी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में भरकर देना जानते होंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सैंपल फॉर्मेट में विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम, माता का नाम, उसका निवास स्थान, लिंग, आयु जैसे तमाम प्रश्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनके आगे स्थान रिक्त है। यह प्रश्नावली कहलाती है। जब हम विद्यार्थी का नाम इंगित करते हैं, तो यहाँ खाली स्थान हमें इस बात का प्रश्न पूछता है कि विद्यार्थी का नाम क्या है। और वहीं जब हम निवास स्थान की बात करते हैं, तो खाली स्थान हमसे किस बात के बारे में पूछता है कि उस विद्यार्थी का निवास स्थान क्या है। इस प्रकार उपलब्ध जो फॉर्मेट्स हैं या जो प्रारूप हैं, वे प्रश्नावलियाँ कहलाती हैं। और जब इसमें भरकर सूचनाएं किसी अनुसंधानकर्ता के पास तक आती हैं, तो यह आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रश्नावली विधि बन जाती है। बच्चों, यहाँ हमने जितने उदाहरणों को देखा, इन उदाहरणों से हम क्या समझ पा रहे हैं? इन उदाहरणों से हम एक बात की तह तक पहुँचे हैं कि ये वे सारी घटनाएं थीं जिसमें हमने आंकड़ों को सर्वप्रथम बार इकट्ठा किया, चाहे वह प्रत्यक्ष अनुसंधान के द्वारा हो, अप्रत्यक्ष अनुसंधान के द्वारा हो, संवाददाताओं के द्वारा हो या फिर प्रश्नावली के द्वारा हो। क्योंकि यहाँ आंकड़ों को प्रथम बार इकट्ठा किया गया, तो यह प्राथमिक समंकों को इकट्ठा करने की रीतियाँ कहलाएंगी। इसी प्रकार जब यहाँ हम दो चित्रों को देखते हैं, तो दोनों चित्रों से हमें एक बात परिलक्षित होती है कि कुछ ऐसे अंक हैं जो प्रकाशित हैं। जैसा हम देख रहे हैं, एक समाचार पत्र में प्रकाशित कुछ अंक, सरकारी विभागों द्वारा कुछ प्रकाशित समंक, ये सभी वे आंकड़े हैं जो हमें किसी न किसी रूप में पहले से छपे हुए हैं और हमें आसानी से उपलब्ध हैं। दूसरे चित्र में देखने से यह पता चलता है कि यहाँ आंकड़े उपलब्ध तो हैं, लेकिन वह किसी भी माध्यम से प्रकाशित नहीं हुए हैं।
और जब हम पूरे संदर्भ में इसको देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये वे आंकड़े हैं जो दोबारा प्रयोग में आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम द्वितीयक समंक कहेंगे। और द्वितीयक समंक को इकट्ठा करने के अब हमारे सामने दो स्रोत हैं, एक तो प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। बच्चों, इस चित्र को देखने से हम क्या समझ पा रहे हैं? इस चित्र को देखने से हम यह बात समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका सीटी स्कैन हो रहा है, और यहाँ हम देखेंगे कि सीटी स्कैन के तहत एक व्यक्ति को एक सुरंगनुमा मशीन में पहुंचाकर और वहाँ यह मशीन इस प्रकार घूमेगी कि वह व्यक्ति के समस्त सभी अंगों के संबंध में हमें कुछ 3D पिक्चर्स या डेटा उपलब्ध कराएगी। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है और उसके संदर्भ में हमें बीमारी का पता लगाना है तो हम उसके सभी अंगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका सीटी स्कैन कराते हैं। वहीं जहां हम दूसरे इस चित्र पर आ रहे हैं तो हम देखते हैं एक व्यक्ति बुखार से ग्रसित है और डॉक्टर उसे अपना रक्त परीक्षण या ब्लड सैंपल की जांच कराने का निर्देश देता है। क्या यह अनिवार्य होगा कि उस व्यक्ति के पूरे ब्लड की या पूरे रक्त की जांच की जाए? नहीं, यहाँ पर हम उस व्यक्ति के रक्त की कुछ बूंदें या कुछ थोड़ी सी मात्रा लेकर उस पर परीक्षण करते हैं और पता लगाते हैं कि व्यक्ति के रक्त में क्या दोष है जिसकी वजह से उसे बुखार है। दोनों चित्रों को देखने पर हम एक बात समझ पाए कि एक विधि तो वो है जिसमें हमें समस्या को समझने के लिए संपूर्ण विषय पर परीक्षण करना पड़ा, और वहीं दूसरी विधि वो थी जिसमें हमने केवल कुछ सैंपल लिया और सैंपल के आधार पर परीक्षण कर लिया। यही बातें हमारे आंकड़ों या समंकों पर भी लागू होती है, और जब हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में समंक होते हैं तो इन समंकों को इकट्ठा करने के लिए हमें कई रीतियों का पालन करना पड़ता है। जब हम इन रीतियों को इन उदाहरणों से जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ विषय ऐसे होंगे जिनमें हमें एक एक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष अनुसंधान करना पड़े और जानकारियां उपलब्ध करानी पड़े। कभी कभी आंकड़ों पर इस प्रकार जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं कि हम उनमें से कुछ को चुन लेते हैं और चुने हुए आंकड़ों पर ही अपना परीक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समंकों के संकलन की दो रीतियां हमारे सामने आती हैं, एक है संगणना विधि और दूसरी है निदर्शन विधि। पहली जो विधि है उसे हम संगणना विधि कहेंगे जो समूह पर लागू होती है, और दूसरी निदर्शन विधि है जो सैंपल या उस समूह के थोड़े से भाग पर लागू होती है। बच्चों, क्या आपने कभी राजा मंत्री चोर सिपाही खेल खेला है? अगर खेला है तो हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इस खेल में कुछ पर्चियाँ बनाई जाती हैं और पर्चियों को फेंका जाता है, जिसमें से हम एक पर्ची रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कोई भी एक पर्ची हम उठा लेते हैं। ऐसे ही जब किसी एक विद्यालय में अगर हमें 20 विद्यार्थियों का चयन करना हो और 200 विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे सामने, और जब हम पर्चियों में इनके नाम लिखकर इकट्ठा कर लेते हैं और कोई भी 20 पर्चियों का या 20 नामों का चुनाव कर लेते हैं, तो यह सैम्पलिंग मेथड की देवदर्श विधि कहलाएगी। जब हम किसी भी सैंपल का चुनाव किसी विशेष विधि के अनुसार ना करते हुए अपनी इच्छा अनुसार कर लेते हैं और उन चुनी हुई इकाइयों में से किसी एक को प्रतिनिधि के रूप में मान लेते हैं, तो यह सविचार निदर्शन कहलाता है। यह अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करता है कि वह उस पूरे समूह में से किस संख्या को प्रतिनिधि के रूप में चुनेगा। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि समंक क्या होते हैं और समंकों को कब हम समंक मानते हैं, यानी समंक की विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ समंक होते कितने प्रकार के हैं, मतलब प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंक।
इसी के साथ हमने यह देखा कि सम अंकों को इकट्ठा कैसे किया जाए, जिसमें एक हमने देखी थी संगणना विधि और दूसरी न्यायादर्श विधि, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।